बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे तो तंदुरुस्त होगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज जो है विज्ञान संपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। विज्ञान का संपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। और आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिखा हुआ है ओम का नियम, ये तो आपको याद ही होगा। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, कार्बन का प्रूफ क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं। परितंत्र क्या होता है। अब देखो, डायनेमो डायनेमो और इसके कार्य को, इसके कार्य को, इसके सिद्धांत को, सब सारा कुछ लिखना है सब। हाँ, तो आपको हम बता दें कि डायनेमो के बारे में आपको क्या करना है, लिखना हुआ है। उसके साथ साथ एक विद्युत मोटर आएगा, उसको भी लिखना है। देखिए, आपको डायनेमो आपके किताब में है तो उसको छापिए ना। उसके बाद से 5 अंकीय में आइएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको विद्युत मोटर के बारे में पढ़ना है। विद्युत मोटर सटासट रिवीजन चल रहा है सर। विद्युत मोटर अभी पढ़ लीजिए। अभी अपने कॉपी में नोट कीजिए कि विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करिए, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चंस पढ़ना है आपको, एकदम नोट करते रहिए। अपने फेयर कॉपी निकालिए फट से ना। 2 घंटा 3 घंटा जो समय है, अभी 5 बज रहा है, तो उसको जो है फटाफट आप रिविजन कीजिए, ठीक है। 5 बजे से रिविजन करना चालू कर दीजिएगा। चलिए, अभी आप क्या कीजिएगा, अभी आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको एक एक क्वेश्चन से आपका 5 नंबर में जो पूछा जाएगा, दृष्टि दोष से पूछा जाएगा। दृष्टि दोष से पूछा जाएगा, दृष्टि दोष से पूछा जाएगा। इसमें निकट दृष्टि, दूर दूर दृष्टि दोष और दूरदर्शिता, ये सारा चीज़ रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं। एकदम आराम से, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लघु पतन हो गया। प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में अंतर ना, मनुष्य में ब्रिक का कार्य को लिखिए। ये एकदम मस्ट क्वेश्चन है जो आपको समय मिलेगा। हाँ, अभी जो समय मिला है बाबू, आप 2 से 3 घंटे ये डिसाइड कर देंगे कि आप 80 में कितना लाते हो, 80 में कितना लाते हो, 80 में कितना लाते हो, 80 में कितना लाते हो। तो ये आपको डिसाइड करने वाला है। तो अभी से जान लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है बाबू। चलो, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताना है, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, ऑब्जेक्टिव है। ये फ्लेमिंग का 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर जो क्वेश्चन, इसको तो बहुत बढ़िया अभी टिक आउट कर लो 17 नंबर क्वेश्चन को, कि जो है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या होता है। वामहस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम दोनों को लिखना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। ये सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे ऑफलाइन के बच्चों। आप जो है कम से कम कमेंट बॉक्स में तो कम से कम यस सर, नो सर, जो भी लिखना होता है लिख दीजिए बाबू। उससे मोटिवेशनल मिलता है हमको और हमको पता चलता है। ये देखिए, विद्युत मोटर के बारे में ना, और फिल्म का वामहस्ती में सारा चीज़ यहाँ पर हम पीडीएफ बना करके रखे हुए हैं आपके लिए। और आप लोग हैं कि इतना सुबह में उठ करके हम, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये सारा चीज़ आपका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी, मैं धानी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो आप अंत तक ज़रूर देखें और आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में हम तीनों किताब को 1-1 घंटे करके 3 घंटे में सारा कुछ, सारा जो किताब पढ़ ले। देखो, सूर्योदय और ये लगभग, ये तो एक छोड़ के भागना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो ये सारा चीज़ आपको जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारा चीज़ इसमें हम कराए हुए हैं, जो कि आपको अभी पढ़ाएंगे। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इतना तक है कम्प्लीटली। उसके बाद से हम यहाँ पे आपको ये भी आपको पढ़ा देंगे ऑफलाइन मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा, क्या है देखिएगा, आवर्त सारणी पीरियड टेबल से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए अब फटाफट वहाँ चलते हैं जहाँ हम लोग जो है स्टार्ट किए थे। चलिए चलिए, अब हम लोग कहाँ चले गए थे, यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी हैं, उसको निकालिए, टिक मारिए। साबुन अपमार्जक मतलब चुंबकीय प्रयोग होगी। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 4.2, ये इसको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। हीरा का अपवर्तनांक, दिष्ट धारा क्या होता है, धमनी और सीरा में अंतर क्या है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। स्नेल का नियम लिखिए, समयावता लिखिए। विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करना है। एकदम आराम से सर। तत्वों का वर्गीकरण से लाभ बताइए। उसके बाद से आइएगा तो भर्जन और निस्तापन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, मंटू वीवीआई है बाबू, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा। भर्जन हो गया। सूचक किसको कहते हैं, स्वपोषी ना और विषम पोषी में अंतर क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू।
ये टॉपिक वाइज है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। विभवांतर, प्रिज्म, प्रतिरोध, केंद्रक, उत्सर्जन, प्रतिबिंब, अभिलंब, ये सब आपको पढ़ना है। सीएनजी का फुल फॉर्म ये क्या होता है, हिंदी नाम क्या है, एलपीजी। दोनों क्वेश्चन आएंगे, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखिए ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ना। ये अगर सिद्ध करने वाला नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिद्ध कर लीजिए। चलिए, HIV का ह्यूमन जो भी होता है, इम्यून डिफरेंसेस सिंड्रोम, एड्स, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना है। आपको ठीक, आपके पास सब कुछ है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। अभी हमको थोड़ा खांसी भी हो गया है। गर्म टैंक जल, ये वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस को थोड़ा जूम कर दे क्या, चलो जूम कर देते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, बाहर दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं होता है, कारण दीजिए। समजात श्रेणी क्या होता है, उदाहरण दीजिए। नेफ्रॉन और ब्रिक का एक चित्र बनाइए। नेफ्रॉन और ब्रिक का चित्र बनाओगे तो 5 अंक पाओगे, ठीक है ना, इसलिए तो बनाना तो पड़ेगा ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है, क्यों। बाघ संरक्षण अधिनियम को बताइए, कब लागू हुआ ये बताइए। स्थलेपन क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है ना। गंगा सफाई योजना 1985 में मेरे प्यारे बच्चों, कि 86 में, कमेंट करके जरूर बताओ ऑफलाइन वाले। चलो 85 होगा, 1985 ही होगा। ध्यान, गंगा सफाई योजना ये पूछेगा 1 नंबर का। पवनों का देश किसको बोलते हैं, तो डेनमार्क को बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन से देखो क्या होता है। ये सारा चीज़ लघु पतन से अब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चिट्ठी के डंक में कौन सा प्लेट, ये क्वेश्चन से देख के जाना। प्लेटिनम सोना का आभूषण बनाने में क्या प्रयोग होता है। जंग खगड़िया का सूत्र, रासायनिक सूत्र, ये सारा चीज़ पढ़ना है। चलो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम का नियम। फर्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या वाला था, ओम ने क्या कहा था, ये सारा चीज़ आपको याद है। थोड़ा सा हम रिपीट करने का प्रयास करेंगे। ओम का नियम क्या होता है, देखिएगा सर, हमने कहा कि ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। आगे देखिए ओम्स ने क्या कहा है, लिखते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ सके। क्या कहें, बहुत तकलीफ होता है। चलो नीचे आके देख लो अपना, देख लो बाबू, देख लो, एक बार रिपीट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ तक हुआ था कि नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अगला चलते हैं। ये पूछेगा नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, किस बात पर, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसके पदार्थ के प्राकृतिक पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए। धानी ऑनलाइन में आपका स्वागत है, मैं हूँ मंटी ना, धानी। एकदम आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दूर दराज के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी और मौसी के बच्चे हैं वो भी हमको देख सके और लाभ ले सके और अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट बना सके। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबक बल रेखा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही, बाकी हम देख लेंगे। चुंबकीय बल रेखा के बारे में पूछा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा उत्तर ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव में चली जाती है, समाप्त हो जाती है। हमेशा उत्तर से चालू होता है और दक्षिण में चलता है, ये अब ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि चुंबक क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। एक बंद क्या होती है, वक्र होती है, टेढ़ी मेढ़ी एक बंद वक्र होती है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पढ़ो। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यदि वे ऐसा करती हैं तो दो दिशा होंगी, यह संभव नहीं है। वो जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला देखो बाबू, एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, क्या आपको ये बोर्ड अच्छा लग रहा है, क्या आपको ये बोर्ड अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दोनों दक्षिण हस्त नियम, दोनों को पढ़ेंगे। देखिएगा हमने क्या कहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, देखो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, देख लो, दक्षिण हस्त नियम है। चलो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, मैक्सवेल का ना, चलो फ्लेमिंग का नहीं है, मैक्सवेल का है। मैक्सवेल फ्लेमिंग दोनों याद करके ही जाना है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार दाहिना अपना क्या कीजिए, अपना अंगूठा लीजिए, अपना मुट्ठी बांधिए, भोजपुरी में
उसके बाद से यदि वह अपने दाहिने हाथ के दाहिना हाथ के मुट्ठी में किसी धारावाही चालक, देखिएगा धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, अंगूठा जो है विद्युत धारा की ओर संकेत करे। कहाँ करे? विद्युत धारा की ओर संकेत करे, एकदम आराम से विद्युत धारा की ओर संकेत करे और बाकी जो अंगुलियां है वह चालक के चारों ओर, माने चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दिशा बताती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओम 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 ओम। फ्लेमिंग का कौन? दक्षिण हस्त नियम। अब आते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है? ये कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और कौन अंगूठा इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं ना। अपना अंगूठा निकाल लीजिए, मध्यमा, तर्जनी, ये जो अंगूठा होता है ना, इसको तीनों को एकदम अब मुट्ठी बांध लीजिए। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ऐसा कीजिए। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये तीनों को क्या कीजिए? परस्पर लंब डालिए। चलिए अगला देखिएगा, आगे है। तो यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाता है और माध्यमा जो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है और अंगूठा जो है चालक आरोपित जो है बल की दिशा को दर्शाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विद्युत मोटर के सिद्धांत, ये तो आपको थोड़ा सा हम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 5 अंक पूछेगा तो कम से कम आपको और अच्छे अंक लाने का प्रयास करना होगा। तो लिखना पड़ेगा विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है। विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति होता है जो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, चाहे बदल देती है। अगला, हाँ, ये कहता है, इसमें लिखे हैं, हाँ ठीक है, कि प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह स्वयं उसी कारण का विरोध करती है जिसके वह जहाँ से वो उत्पन्न करती है उसी का वह विरोध करने लगती है। अगला है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको पढ़ना होगा। गैल्वेनोमीटर एक जो है ऐसा उपकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के उपस्थित सूचित होता है, सूचित करता है, उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगला है परिनालिका क्या होता है। धानी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, एकदम आराम से देखिए। चलिए परिनालिका क्या होता है देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पास कहता है कि पास से लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार को बेलन की आकृति वाले अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुएं चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है? समान होती है। एकदम आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे है कि विद्युत चुंबक क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। विद्युत चुंबक क्या होता है? अगर परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को रख दिया जाता है तो वह चुंबक बन जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विक, ये तो क्वेश्चन पूछेगा। द्विक परिवर्तन क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमण कर देती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगला देखिए, आर्मेचर क्या होता है, इसको पढ़ना। आर्मेचर वह नरम कोड होता है जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है, उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। चलिए आपने हमको देख पाया, पेज नंबर है आपका 260 की 64। चलिए अगला देखते हैं, किसी कुंडली में विद्युत प्रेरित करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारा चीज़ इसमें है, देखिए ध्यान से। हम किसी कुंडली में प्रेरित धारा को या तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करा सकते हैं या उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र में बदल करके हम जो है उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्या क्या रह गया जी। चलिए देखिए, पॉइंट में टू द पॉइंट है, ऑफलाइन, टू द पॉइंट ऑनलाइन। देखिएगा, कहता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्यतः प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग
अवतल लेंस होता है और दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। निचला भाग जो होता है वो क्या देखता है, उत्तल लेंस का होता है और पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ से पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को न दूरे दिखाई देता है, न नजदीके दिखाई देता है, न बुढ़ऊ के लगे ही दिखाई देता है, न दूरे दिखाई देता। तो कौन लेंस लगे हैं, तो बाई फोकस लगे हैं, बाई फोकस ही। अब बाई फोकसी में क्या हो, दोनों लगावल जाए, उतरो लगावल जाए और अवतरो लगावल जाए ना, ठीक ना। तो दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख लेता है ऊपरी भाग अवतल लेंस वा, नजदीक के भाग वो कौन दे, उतलवा देख लेता है। तो दोनों काम हो जाता है। अगला देखिएगा, ये पॉइंट टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है लगभग गोलाकार होती है और तथा उसके गोला का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए कि आँख का जो गोलाकार व्यास है वो जो है, आँख में जो व्यास है उसकी जो है क्या होती है, हाँ व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन से, रेलवे का सिग्नल का प्रकाश जो है लाल रंग का ही क्यों होता है। क्योंकि रेलवे जो है सिग्नल का प्रकाश, देखो क्वेश्चन है कि रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। रेलवे जाओगे तो ढाला पर लाल लाल बत्ती क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रकाश रंग का ही होता है। कुछ छोड़ा हटाओ जो भी लिखा है, आंसर सुनो। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तथा लाल रंग जो है कुहारे और धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन करता है, इसलिए यह दूर से भी देखने में क्या होता है, लाल रंग जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, रेलवे वाले जो है रेड सिग्नल का प्रयोग करते हैं। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। ये दो आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पार्ट का है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन हो पाता है। ये क्वेश्चन थ्योरिकल क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या लिखे हैं। अगला पॉइंट लिखे हैं, एकदम अंत तक बने रहो। 2 घंटा की तो बात है, 2 घंटा मेरा वीडियो देखो, अपना नोट्स बुक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो 1 घंटा, बस निकल जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। शॉर्टकट रिवीजन अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन ठीक है अपना नोटबुक पढ़िए, अपना नोटबुक पढ़िए, सबसे बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। नोटबुक पढ़िए, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, पृथ्वी का इसको थोड़ा पढ़ते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों एवं विषमांगी मिश्रण होता है, चाहे लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है नीले प्रकाश की अपेक्षा कितनी होती है, लगभग 1.8 गुनी होती है। अगला पॉइंट क्या है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या होता, तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता, तब आकाश काला ही प्रतीत होता। तब कैसा प्रतीत होता, आकाश कैसा दिखाई देता बाबू, तो आकाश जो है काला दिखाई देता। हमने कहा यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, अपने पृथ्वी वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता, और जब कोई प्रकीर्णन नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, आकाश करिया करेक्का दिखाई देता। चलो अगला पॉइंट लिखे हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्यों। ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि तुम जब सबसे ऊपर चले जाओगे यात्री बन के आकाश में उड़ोगे तो तुम नीचे देखोगे तो आकाश काला दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका उत्तर क्या होगा, ऊंचाइयों पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि इस इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन नहीं जाता है, इसलिए वो काला काला दिखाई देने लगता है। अगला पॉइंट लिखे कि वायुमंडलीय, देखो एकदम आराम से सारा पॉइंट लिखे हुए हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य भगवान 2 मिनट पहले ही काहे लौक जालन, तो क्या होगा, 2 मिनट पूर्व क्यों लौक जाता है भाई, वास्तविक सूर्योदय से काहेला, अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण 2 महीना पहले ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात दिखाई दे लगते हैं। चलो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय जो है लगभग 2 मिनट का होता है ना। ये देखो वास्तविक सूर्यास्त ना आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर कितना होता है, तो 2 मिनट होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं क्वेश्चन रहेगा, तो तारे के प्रकाश के
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। एकदम इसको थोड़ा सा रोटेंगे। इंद्रधनुष जो होता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। किस दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। चलो, विपरीत माने उल्टा, पूर्व से पश्चिम। अध्याय 12 है, इसको तो पढ़ के जाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बाबू। विद्युत आवेश का प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम होता है, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अगला है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इस मात्रक का नाम जो है आंद्रे मेरी एम्पियर 1975 में, जिसकी मृत्यु 1836 में हो गई थी, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था ना। एम्पियर जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। चलिए, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी द्वारा सूचित करते हैं किया जाता है, जिसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने इसका नाम रखा था। विभवांतर की माप एक यंत्र की माप की जाती है, जिसे वोल्टीमीटर कहते हैं। अगला है ओम का नियम, जो कि इसके पहले भी लिखे थे, उसमें दोनों को मिला करके एक जगह लिख दीजिएगा। 1927 में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जो है जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। उन्होंने यह कहा, किसी धातु के बारे में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रचना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा है कि V समानुपाती I, V/I बराबर R। R एक नियतांक होगा। P रो जिसको बोलते हैं अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा, जिसे हम लोग ओम द्वारा दर्शाते हैं। ये ओम है। अगला है, मिश्र धातुओं का उच्च ताप शीघ्र ही उपचयन यानी कि दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत मिस्त्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सब्जेक्ट, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अगला, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है, उसके बारे में पढ़िए। जब किसी कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरक्षण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। बैटरी अथवा सेल के स्रोत के बारे में बताइए। देखिए, बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन पूछेगा कि वो विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो बैटरी है, सेल है, और क्या। किसी तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करना है तो तापन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है वो क्या है, देखो अगला जो है वो क्या है, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का गलनांक 3880 का उच्च क्या होना चाहिए, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है फ्यूज क्या होता है, तो देखिएगा, ऐसी धातु अथवा या फिर मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। आगे चलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसे ही मात्रक किलोवाट होता है। शक्ति का छोटा मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा जो होता है उसको सामान्य बोलचाल में हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको यूनिट कहते हैं। आई बराबर क्यू टी होता है। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई माने विद्युत धारा, क्यू माने आवेश, और टी मतलब होता है समय। ठीक है, समय बहुत कम है, इतना कम है कि पूछिए मत। चलिए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इंटू होता क्या है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर इंटू किया गया कार्य होता है आवेश, यानी कि W बराबर भी क्यू। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ये देखो। अगला कहता है कि 1 वोल्ट जो होता है ना, 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। 1 वोल्ट में कितना, वो 1 जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अब अवयव और प्रतीक को देख लीजिएगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या कहता है, इसका कॉम्बिनेशन विद्युत सेल ऐसे होता है, बैटरी का सिर ऐसे होता है ना, खुली प्लग का सिर ऐसे होता है। अगला देख ले, अगला है कि बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये होता है, ये तार संधि का सिंबल है, ये विद्युत बल्ब का सिंबल है। चलिए उसी तरह से प्रतिरोध का सिंबल है ना, एमीटर का सिंबल है, वोल्टीमीटर का सिंबल है, सिंबल भी याद कीजिएगा, एक नंबर आएगा यहाँ से। चलो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ते हैं और इसको शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी कहते हैं और दक्षिण की ओर करने वालों को क्या कहते हैं, दक्षिणोन्मुखी कहते हैं। चुंबक के समजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, अर्थात चुंबक क्षेत्र एक सदिश राशि है, जिसमें दोनों होते हैं उसको सदिश राशि बोलते हैं। चलो, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस चुंबक पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रख करके चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका के भीतरी बिंदु पर चुंबकीय का क्षेत्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए MRI का फुल फॉर्म पूछेगा तो मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग क्या होता है, इमेजिंग, ठीक है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि निस्तारण एवं माइक्रोफोन आदि विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिन्हें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत क्या होती है, प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है, तो कागज के भीतर की ओर जाए जाते हैं। चलो ठीक है। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो है हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क का कॉम्बिनेशन जो है ना चुंबकीय क्षेत्र से होता है, हृदय और मस्तिष्क से, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक रिसोर्स, इसको याद रखिएगा, MRI का फुल फॉर्म, MRI मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। हम भी जब पटना गए थे दवा करवाने, तो वहाँ पर ये हमको मिला, MRI करवाइए तो मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग करवाइए, ठीक है। विद्युत मोटर के बारे में थोड़ा सा लिखे हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति होता है जिसको हम विद्युत ऊर्जा जो है उसको क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग अपने विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करते हैं। अब मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विद्युत मोटर का उपयोग जो है विद्युत पंखा में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, विद्युत कंप्यूटर में होता है, MP3 प्लेयर में होता है। चलिए द्वियुग परिवर्तन हम बता चुके हैं, आर्मेचर भी बता चुके हैं। चलिए गैल्वेनोमीटर भी हो चुका है। अच्छा, वैद्युत चुंबकीय का प्रणन वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के द्विग परिवर्तन, चलो हटाओ। प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, ये जो है प्रतिवर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जो समान अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है, उसका प्रतिवर्ती धारा जो है क्या होता है, AC होता है। अगला चलिए, दूर दूर का कोई संभावना नहीं है, तो एकदम आराम से देखिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। चलिए अब आएंगे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते और तारे ही काहे टिमटिमाते हैं, तो ये सारा चीज़ इसमें है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए ग्रह जो है नहीं टिमटिमाता है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी पर पास है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, परीक्षा में पूछेगा तो पूछेगा। देखो तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट जबकि किरण वायुमंडल से गुजरती है तो वह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट, किसी अंतरिक्ष को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को नीले की अपेक्षा काला इसलिए प्रतीत होता है, काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होती है, ठीक है, प्रकीर्णन वहाँ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो मैंने सूर्य के समय जो है पूर्व क्षितिज, ये सारा चीज़ जो है हमने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। यह हमारे क्या होते हैं, कठोर से कठोर महत्वों को क्या करती हैं, हल कर देती हैं, क्योंकि यह हमें चारों ओर के रंग बिरंगी संचार को देखने में योग्य बनाता है। अब देखिए दृष्टिपटल क्या होता है। दृष्टिपटल नेत्र की वह पटल या फिर वह पटल जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं। स्वच्छमंडल क्या होता है? प्रकाश एक पतली, ठीक है, प्रकाश एक पतली झिल्ली द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को स्वच्छता कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक की अग्रम पृष्ठ पर पारदर्शी है। नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है और इसका व्यास जो है लगभग 2.3 होता है, 2.3 होता है। परितारिका क्या होता है, उसको पढ़िए, परितारिका क्या होता है। चलिए, परितारिका में क्या होता है कि नेत्र के रंगीन भागों परितारिका कहते हैं। परितारिका कार्निया के पीछे बनता है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। नेत्र दान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? अगर आप नेत्र दान करते हो तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? चाहे निकालने वाले को चाहे देने वाले को, ये दोनों आदमी को दोनों बात पता होना चाहिए। पहला है नेत्र दान करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर में क्या रखना चाहिए, ध्यान से देखिए। देखो, नेत्रदान करते समय व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो है नया है तो नया के साथ, पुराना है तो पुराना के साथ लग सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चूँकि मृत्यु के 4 से 6 घंटे बीच जो है नेत्र जो है क्या होती है, नेत्र निकाल दीजिएगा। इसे समीप के जो है क्षेत्र बैंक को तुरंत सूचित करना है। ये भी तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसा युक्ति जो हेपेटाइटिस बी, एड्स, जलभीति, रैबीज, हैजा, टिटनेस, मेनिन जो वायरस से संक्रमित है तो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट लिखा गया है कि नेत्र निकालने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। नेत्र निकालने में चश्मा पहनने वाले, चश्मा ध्यान से सुनो, चश्मा वाला तो सब मैसेज नहीं करता है ना। मोतियाबिंद की ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। उसके बाद से ईंटा, मकान, आदमी, बालू ना, दीवार आदि, ये सब क्या है, पैसा कूटना है। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? प्रकीर्णन का मतलब होता क्या है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश ऊपर से आया, आपके बॉडी में कुछ देर तक रहा, उसको बोलते हैं क्या, प्रकीर्णन बोलते हैं। पराकाश की किरणों किसे को कहते हैं बाबू? तो रे ऑफ लाइट ना, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की त्रिज्या कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो हमने कहा प्रकाश के किरण पुंज पर ध्यान देते हैं। चलिए, प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरणपुंज, समांतर और अभिसारी। आगे चलते हैं। अतीत क्वेश्चन की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको देखने हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड को। तो इसमें आपको दर्शाया गया है ना, आपतन क्या होता है, प्रवर्त समतल दर्पण। सबसे पहले जो नीचे वाला है वो समतल दर्पण है। इधर से आ रहा है, जिधर से आ रहा है वो क्या होगा, आपतित होगा। इधर से आ रहा है तो आपतित होगा, और इधर चला जा रहा है तो ये परावर्तित होगा, ठीक है। और जो बीच में खींचेंगे वो लंब होगा, तो इधर का आपतन कोण और इधर का परावर्तन कोण, मतलब I बराबर R होता है। चलिए